राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसे कि आपको पता है, मैं आजकल इंग्लैंड प्रवास पे हूँ और ये वीडियो लंदन में बैठ के बना रहा हूँ। इस बीच भारत में एक घटना हुई है कि कुख्यात माफिया गैंगस्टर गुंडे अतीक अहमद के बेटे, छोटे बेटे, कुल 4-5 लौंडे थे जिसमें एक दो मर गए, एक दो जेल में हैं। और जब अतीक अहमद का जब हुआ था, अतीक और अशरफ का, तो दो इसके बच्चे जो है वो जुवेनाइल्स थे। तो उनको पुलिस ने पकड़ के उसमें बंद कर दिया था। वो जो बच्चों का जो होता है ना, जेल, क्या बोलते हैं उसको। तो ये जब इसके बाप की हत्या हुई थी प्रयागराज में, तो ये सब जुवेनाइल था, अबान अहमद। तो वो, इसका एक बेटा झांसी जेल में बंद है। उससे मिलने जा रहा था, तो क्रेटा गाड़ी थी, 5 लोग थे। तो लोग बताते हैं कि वहाँ पे मौके पे कोई सीसीटीवी तो नहीं था, पर लोगों ने बताया कि गाड़ी बहुत तेज चल रही थी और थोड़ी देर पहले वहाँ बारिश होकर हटी थी, तो सड़क स्लिपरी थी। हालांकि प्रयागराज से झांसी वाली जो सड़क है वो बड़ी अच्छी 4 लेन है शायद, और झांसी पहुंचने ही वाले थे ये, झांसी से थोड़ा ही पीछे थे। तो 4 लेन पे इनकी क्रेटा गाड़ी बहुत तेजी से जा रही थी और स्लिपरी रोड पे स्लिप हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, डिवाइडर से टकरा गई। और गाड़ी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके परखच्चे उड़ गए। जो 2 आगे बैठे थे वो दोनों मर गए, जो 3 पीछे बैठे थे वो घायल हैं। पब्लिक, गांव वाले आए, उन्होंने निकाल नुकुल के किसी तरह जो है अस्पताल पहुंचाया। पुलिस तो बहुत बाद में आई। बाद में फिर उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई और पूरा घटनाक्रम बताया गया, तो बताया गया था वो जो जो क्रेटा गाड़ी थी ना, वो थी, मैं उसका नाम भी मैंने अभी पढ़ा था, मैं आपको बता दूं। जो 5 लोग गाड़ी में बैठे थे उनमें से जो उस गाड़ी का मालिक था वो भी वहीं था। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड, द एसयूवी वाज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद के नाम पे वो गाड़ी थी, पर जैद गाड़ी चला नहीं रहा था, चला शायद सोनू रहा था जो मरा है उसके साथ। जैद, मोहम्मद और फारूक, मोहम्मद उमर, जैद, मोहम्मद उमर और फारूक, ये 3 पिछली सीट पे बैठे थे, ये 3 घायल हुए। जो 2 अगली सीट पे थे वो मर गए। गाड़ी बताते हैं कि 2 हिस्सों में टूट के, आगे वाला पोर्शन 2 हिस्सों में अलग हो गया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ी कम से कम 120 या 130 की स्पीड से चल रही थी। फिर बाद में जब गाड़ी की जांच हुई तो बताया कि गाड़ी के ऊपर 20 से ज्यादा चालान थे, हर किस्म के। ओवर स्पीडिंग के चालान थे, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान थे, और बिना लाइसेंस के इस गाड़ी को एक बार एक व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता भी पकड़ा गया था। खैर, तब अतीक अहमद जी के सुपुत्र 72 हूर को पहुंच गए। अब आप इसका एक बात मुझे ये बताइए, इस का दोषी कौन है? वो लड़का क्यों मरा? अच्छा, एक और बड़ा मजेदार तथ्य है कि उसकी गाड़ी से 2 किताबें मिली हैं। उसमें वन ऑफ द बुक्स वाज फेदोर दस्तोवस्की, जो है वो रशियन एक राइटर हुए हैं, ऑथर हुए हैं। उनकी एक बड़ी फेमस बुक है द इडियट, बड़ी फिलोसॉफिकल बुक बताई जाती है। तो इसको लेके बहुत लोग उड़ रहे हैं कि ये अपने बड़े भाई को जो जेल में है
उसको वो किताब और एक कोई ईरानियन ऑथर की कोई बुक, दो किताब अंग्रेजी में है दोनों, ये उस गाड़ी में से बरामद हुई। तो अब उसको लेकर ये उड़ाया जा रहा है कि देखो अतीक अहमद के लौंडे कितने ज़हीन हैं, दे इडियट पढ़ते हैं, हाँ अंग्रेजी की किताब पढ़ते हैं भाईजान। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो सोशल मीडिया भरा हुआ है इस चीज से पिछले 2 दिनों से। खैर, अब आ जाते हैं कि आखिर वो लड़का मरा क्यों। याद है एक बार संजय गांधी का भी ऐसे ही, वो दिल्ली के ऊपर हवाई जहाज उड़ाना सीख रहा था और कलाबाजियां खा रहा था और टपक गया, मर गया। तो अटल जी ने एक बयान दिया था उसकी मृत्यु पे कि अपने आप को कानून से ऊपर समझने वाला व्यक्ति अक्सर ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। कानून का पालन, मैं पावरफुल हूं मेरे लिए कानून थोड़ी ना है। तो संजय गांधी भी कानून को धथा बताते हुए, सुरक्षा नियमों का पालन न करते हुए, क्योंकि मेरी माँ तो प्राइम मिनिस्टर है, मुझे किस कानून से डरने की जरूरत है, और उनको रोकने वाला कौन है। कोई ऐसा कौन सा माइकल लाल पैदा हो गया जो हमको रोक लेगा। पर भैया दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, टपक गए मर गए, सारी पावर मिट्टी में मिल गई। तो अतीक या कोई भी दुनिया का आदमी जो कानून को न मानने में अपनी शेखी समझते हैं, हम कानून नहीं मान्या करते, ऐसे लोग कुत्ते की मौत ऐसे ही मरते हैं। बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चल रही है, बिना डीएल के। ओवर स्पीडिंग के 20-20 चालान, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 20-20 चालान। बाप का माल है, जो चाहे जैसे सड़क पे चला जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसे में लौंडा मर गया, और 19 साल का लौंडा मर गया। अब रो, अब नहीं पावर दिखाओगे। आजकल मैं यूके में हूं, खूब बसों से और गाड़ियों से और ट्रैवल कर रहा हूं, लोकल भी ट्रैवल करता। वाकई अगर आप इंग्लैंड में, हिंदुस्तान का हम लोग मजे ले रहे थे, हमारे सांडू साहब ड्राइव कर रहे थे, तो एक जरा सा कंजेशन आया, तो लंबी लाइन लगी हुई थी। तो खाली उस लेन में एक लंबी लाइन थी, बगल की 3 लेन खाली थी और साइड की एक सर्विस लेन खाली थी। मैंने कहा बताओ यार ये अंग्रेज क्या खा के हमारा मुकाबला करेंगे। अब तक हमारा कोई ड्राइवर होता ना, और ये हिंदुस्तान में अगर ये सिनेरियो होता तो हमारी गाड़ी सबसे आगे होती। लेन डिसिप्लिन को हम जानते ही नहीं, स्पीड लिमिट हम जानते ही नहीं। पूरे लंदन में रिहायशी इलाकों में 20 और 30 माइल्स की स्पीड लिमिट है। एकदम खाली सड़क पड़ी होती है, पर क्या मजाल की ड्राइवर 20 से 21 मील पे चला जाए, एकदम खाली सड़क है। ज्यादातर 20 और 30 मील की स्पीड लिमिट है, थोड़ा सा खाली इलाका हो तो 40 मील की। क्या मजाल कोई उसको क्रॉस कर जाए, क्या मजाल कोई गलत लेन में ड्राइव कर जाए, क्या मजाल की सर्विस लेन में आपका पहिया चला जाए। अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे, तो क्या मजाल कोई बस ट्रक पहली या दूसरी लेन में चला है। नो, बस है अगर तीसरी लेन में चल रही है तो ओवरटेक करने के लिए दूसरी लेन में आके तुरंत वापस तीसरी लेन में जाएगी। ट्रक है चौथी लेन में चलेगा, ओवरटेक करने के लिए तीसरी लेन में आएगा, फिर चौथी में चला जाएगा। कार हमेशा दूसरी लेन में चलेगी सिर्फ ओवरटेक करने के लिए, पहली लेन हमेशा खाली मिलेगी आपको, क्योंकि वो ओवरटेकिंग लेन है। ये लेन डिसिप्लिन। अच्छा, मेरे बहुत सारे, मुझे वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, मेरे दोस्त मित्र रिश्तेदार, उनकी महिलाओं से मैंने पूछा, हाँ भाई लाइसेंस कैसे बना, बड़ी मुश्किल से बना, मैं तो 5 बार फेल हुई।
एक बार फेल होने का मतलब है 100 200 300 पाउंड गए पानी में। बाकायदा आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है एक ड्राइविंग स्कूल में, वहाँ प्रॉपर ड्राइविंग सिखाई जाती है। और उसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट भी ऐसा टेस्ट होता है कि मतलब अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। अच्छा वो टेस्ट अगर अच्छा मैंने सुना वो वही टेस्ट आजकल दिल्ली में होने लग गया। दिल्ली में तो अब ये फर्जी लाइसेंस नहीं बनते, बाकी पूरे पंजाब में, हमारे यहाँ पंजाब में तो 2500 रुपये का आज भी रेट है। आपको डीएल बनवाना है, 2500 रुपये दीजिए, आपका डीएल बन के घर आ जाएगा। अब शायद थोड़ा सा भगवंत मान की बहुत ईमानदार सरकार है, इसलिए रेट, जब भी बहुत ईमानदार सरकार आती है भारत में तो करप्शन का रेट बढ़ जाता है। तो भगवंत मान के टाइम में 4000 का रेट हो गया है, वैसे 25, कांग्रेस के ज़माने में 2500 का रेट था। आपके घर पे लाइसेंस आ जाएगा, चाहे आपने ज़िंदगी में स्टेयरिंग को हाथ न लगाया हो। अच्छा अगर ये भारत में भी ये सख्ती, ये व्यवस्था अगर होती तो शायद आज अतीक का ये लौंडा हमारे बीच होता ना और जिंदा होता। अच्छा ये बिना नियम कानून के गाड़ी चलाने वाले सिर्फ अपनी जान से थोड़ी ना खेलते हैं, सामने वाले की जान से भी तो खेलते हैं ना। और हमारे यहाँ नियम कानून का पालन न करना, बल्कि उनकी अवहेलना करना, उनकी भर्त्सना करना, उनका मजाक उड़ाना, इसका चलन है। बड़ी शेखी बगारे जाते कि हम ना मानते नियम कानून, हम ना लाया करते बेल्ट, हम ना लाया करते हेलमेट। मैं बाइक पे, बुलेट पे पूरा देश घूमता हूँ। ज़्यादातर एक्सप्रेस वेज पे जो है अब तो मोटरसाइकिलें अलाउड ही नहीं है। एनएचएआई के जितने एक्सप्रेस वेज हैं उन पे बाइक्स अलाउड नहीं है, परंतु यूपीडा के जितने एक्सप्रेस वेज हैं उत्तर प्रदेश में उन पे सब पे बाइक्स अलाउड है, बाकायदा टोल टैक्स वसूलते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे भी बाइक्स अलाउड है, गंगा एक्सप्रेस वे भी अलाउड है, क्योंकि ये सब यूपीडा के या यूपी के हैं। पर जिस जो भी एनएचएआई ने बनाए उन पे अलाउड नहीं है। तो मैंने बहुत कई साल पहले से नियम बना लिया था कि रोड पर जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो स्पीड लिमिट है, मैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता हूं। आजकल के जितने एक्सप्रेस वे उन पे स्पीड लिमिट 120 हो गई है, पर मैं कभी 120 पे बाइक नहीं चलाता, मैं 100 पे चलाता हूँ। क्योंकि 100 बड़ी से, और मेरे पास बड़ा हैवी मोटरसाइकिल है, मेरे पास सुपर मीटियोर है 650 सीसी, उसके लिए 100 किलोमीटर पर आवर इज अ वेरी नॉर्मल स्पीड, बट आई नेवर क्रॉस दैट लिमिट, फर्स्ट पॉइंट। परंतु यदि मैं 100 पे चल रहा हूं और अगर सामने से बोर्ड लगा मिल जाए कि स्पीड लिमिट 60 और एकदम रोड खाली है, बहुत स्मूथ रोड, इसके बावजूद आई मेक इट अ पॉइंट, आई मेक इट श्योर कि तुरंत मेरी बाइक 60 पे आ जाए। और कई बार ऐसे कर्व्स आते हैं, जैसे वो लखनऊ वाला जब यमुना एक्सप्रेसवे पे उतरता है ना, एक्सप्रेसवे आगरा के पास, तो वो कर्व है बहुत, वहां पे स्पीड लिमिट 30 है। हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स उस 30 की स्पीड लिमिट को नहीं मानते, और उस दीवार पे सैकड़ों आपको निशान मिल जाएंगे जहां गाड़ियां आके लड़ी हुई, या इमरजेंसी ब्रेक्स के निशान मिल जाएंगे उस स्ट्रेच में। क्यों? क्योंकि वो पीछे से तो 100 120 पे आ रहे थे, 100 पे तो हुए, पर 60 से 30 पे नहीं हुए, 60 की स्पीड से उस कर्व पे आए, लड़ गए। सैकड़ों निशान मिल जाएंगे आपको उस रोड पे। ये तो है हमारा डिसिप्लिन, या ये हमारा लेन डिसिप्लिन है। हम जब सड़क, और इसके अलावा अभी रिसेंटली आपने ध्यान दिया होगा, वो जो देहरादून एक्सप्रेसवे पे एक वीडियो आई थी कि एक गाड़ी जिसको कि एक एग्जिट लेना था, वो एग्जिट लेने से चूक गई, करीब 100 मीटर आगे चली गई। तो वो उस 100 मीटर को चौथी लेन में रिवर्स करके लेके आ रहा था, पीछे से एक एसयूवी आ रही थी, वो 130 पे थी, उससे नहीं हुई कंट्रोल गाड़ी, इतनी भीषण टक्कर हुई है, उसमें
6 या 7 आदमी मरे थे। ये पिछले करीब मेरे मैं इंडिया में ही था, 15-20 दिन पुरानी घटना है। अपोजिट साइड से नहीं आना है या गाड़ी नहीं चलानी है, या अगर आप ओवरशूट कर गए हैं तो अगले डाइवर्जन से वापस आइए जहां भी आपको यू टर्न मिले। अब वो बेशक 20 किलोमीटर बाद मिले, 30 किलोमीटर बाद मिले, पर इस नियम को नहीं माना उन्होंने। 7 आदमियों की जान गई। ऋषभ पंत जैसे, वो ऋषभ ही था ना जिसकी मर्सिडीज वहाँ उत्तराखंड में टकराई थी, वो जो आईपीएल का, या मुझे नहीं पता, शायद वो नेशनल टीम में भी खेलता है वो लड़का। मरते मरते बचा था, टांग टांग सब टूट गई थी, ऐसे कुछ नाम था उसका, ऋषभ पंत टाइप का। वो इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके जिम में इतना बड़ा काम था, वो रात को 2 बजे शायद दारू भी पी रखी होगी, 140 की स्पीड से अपनी मर्सिडीज लेके जा रहा था 4 लेन पे, मरते मरते बचा। तो ये जो दुर्व्यवस्था है, ये कितनी भारी पड़ती है। अच्छा, हमारे देश में ये नियम क्यों नहीं लागू हो सकते? सोचने वाली बात है। मैं ना हमेशा ये, जब ये पंजाबी कम्युनिटी सब कुछ अपनी हवेलियां बेच के और 40-40 लाख रुपए कर्जे लेके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजती है ना, यूके और कनाडा में, तो मैं हमेशा इनका मजाक उड़ाता था कि ओ मुल्क ता स्वर्ग है, इंडिया ता नर्क क्या। तो लोग अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि क्यों बाबा जी, आपको तो इंग्लैंड बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, इंग्लैंड में जो चीजें अच्छी हैं उनकी तारीफ मैं क्यों न करूं। इंडिया में ट्रैफिक के मामले में ट्रैफिक सेंस और पेशेंस, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, पेशेंस तो इतना है कि थोड़ी सी भी अगर टाइट रोड है और सामने से एक गाड़ी आ रही है तो ड्राइवर पहले ही गाड़ी रोक लेता है। हमारा होता, जैसे मैं तो हिंदुस्तानी मेंटेलिटी से देखता हूँ ना हर चीज, तो मुझे लगता है निकल तो जाती गाड़ी आराम से निकल जाती, निकल नहीं जाती, बहुत आराम से दोनों गाड़ियां निकल जाती, पर नहीं, ब्रिटिश ड्राइवर तुरंत रोक लेगा। और सामने वाले ने एहसास किया कि अरे यार इसने मेरे लिए गाड़ी रोकी है, तो बकायदा हर एक ड्राइवर सामने वाले को थैंक्स बोल के जाता है, ऐसे इशारा करता है बकायदा, और सामने वाला एक्नॉलेज करता है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार किस्सा जो मैं बताना भूल गया कल आप लोगों को, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि केला खा रही थी मेरी पत्नी, तो मैंने ऐसे मजे लेने को बोल दिया, उसने बोला कहाँ फेंकूं छिलका, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि खिड़की खोल के सड़क पर फेंक दो। तो मेरे होस्ट दोनों पति पत्नी, ऐसा लगा उन्होंने तो करंट मार दिया उनको, ओ नहीं। तो उन्होंने किस्सा बताया मुझे कि मैंने कोई, यार एक बार बताओ, अगर हमने केले का छिलका फेंक भी दिया तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगता? बोले ये ताले अगल बगल जितने चल रहे हैं ना, ये सब तुरंत तुरंत मेरी गाड़ी का नंबर नोट करके और सरकार को फोन कर देंगे। अच्छा, फिर उन्होंने एक और किस्सा है, उनका एक भतीजा है, वो ऐसे ही गाड़ी चला रहा था तो कोई बात हुई, तो उस इनके भतीजे ने उस सामने वाले ड्राइवर को, या जो बगल से निकल रहा था उस ड्राइवर को, ऐसे मिडिल फिंगर दिखा दी। 4-5 दिन बाद घर पे नोटिस आ गया कोर्ट का कि आपने गाड़ी चलाते हुए रोड पे बदतमीजी की, रोड रेज माना गया इसको। और जाके जज साहब के सामने ये पेश हुए श्रीमान जी, और जज साहब से माफी मांगी, उस सामने वाले ड्राइवर से माफी मांगी। और जज ने बोला शर्म नहीं आती आपको, दिस इज रोड रेज। कि सड़क पे चलते हुए आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप मिडिल फिंगर दिखाने लग गए। व्हाई डिड यू लूज योर पेशेंस व्हाइल ड्राइविंग? तो जो समाज इतना सेंसिटिव है उसकी तारीफ क्यों ना की जाए? ये मुल्क वाकई स्वर्ग क्यों नहीं है, जिसने अपने प्रत्येक नागरिक को इतनी पेशेंस सिखाई है, इतना सिविक सेंस सिखाया है। हम कब सीखेंगे ये?
आज ही एक किसी कमेंट में मेरे एक दर्शक ने पूछा कि बाबा जी इतना आधा इंग्लैंड घूम लिए हो। हाँ, फोन पे बात हो रही थी उनसे। उन्होंने पूछा कि पिछले 15 दिनों में एक बार भी हॉर्न सुनाई दिया। मैंने कहा हाँ, एक बार हल्का सा मैं ऐसे सुनाई दिया था। इनफैक्ट वो जो मेरे होस्ट थे उन्होंने सामने वाले ड्राइवर को थैंक्स बोला था। नहीं, ड्राइवर नहीं था, शायद कोई पुलिसकर्मी रोड पे खड़ा था। ही वॉज आई थिंक कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। उसको थैंक्स बोलने के लिए उन्होंने हल्का सा ऐसे ऐसे हॉर्न को टच किया तो उसने वेव किया बकायदा। हर ड्राइवर एक दूसरे को विश करता है और कई बार लाइट का डिपर मार के भी एक दूसरे को विश या थैंक्स बोला जाता है। जो समाज बात बात में थैंक्स बोलता है, आप उसको मिडिल फिंगर दिखा रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई थी? इतना क्यों गुस्सा, इतना क्यों चढ़ गए आप? माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में मिडिल फिंगर दिखाने पे। तो मैंने उनसे एक और मजेदार बात पूछी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आपने मान लीजिए केले का छिलका फेंका या लिटर फेंका और आपकी कंप्लेंट किसी ने कर दी, तो पुलिस उस कंप्लेंट को एकदम सच्चा मानेगी, है ना, और आपको टिकट आ जाएगी घर पे। मगर अगर हिंदुस्तान में ऐसी कंप्लेंट की सुविधा हो जाए ना, तो अपने दुश्मन को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका नाम हिंदुस्तानी यही कर लेंगे। क्यों? हमने किस कानून का दुरुपयोग नहीं किया? फिर चाहे वो दहेज कानून हो, चाहे वो निर्भया कानून हो, चाहे SC ST एक्ट हो, इन कानूनों का हमने उपयोग ही सिर्फ अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए किया है और पैसे कमाने के लिए। आपको पता है कि दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, उसके बाद SC ST, और उसके बाद निर्भया कानून, ये कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने का धंधा बन गया है। मैंने पूछा यहां की लड़कियां भी ऐसे फर्जी मुकदमे करती हैं? कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सोच भी नहीं सकता यहां की कोई महिला, कोई लड़की अपने पार्टनर जिसके साथ उसने कंसेंसुअल सेक्स किया है उसके ऊपर झूठा आरोप लगाने की सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा हमारे यहां तो भैया सबसे बड़ा बिजनेस ही आजकल ये है। लड़कियां शादी करती हैं तो अपने बॉयफ्रेंड को बोल के आती हैं, तू फिक्र मत कर, मैं न्यू गई और न्यू आई और 2 करोड़ लेके आऊंगी, हाथ भी नहीं लान दूं। आजकल की तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से ये गेम खेल रही हैं कि यूं गई और यूं आई, 15 दिन में 2 करोड़ लेके आऊंगी, ब्याह तेरी के लिए करूंगी। ये है शादी की पवित्रता और ये है कानून की पवित्रता हमारे देश में। तो ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी कहे कि भाई वो मुल्क तो वाकई स्वर्ग है, भाई आप ये जो पंजाबी जो इस मुल्क को स्वर्ग बताते हैं ना, वो क्यों बताते हैं पता है? कि साला झाड़ू लगाने और बर्तन मांजने के भी जो है एक दिन में 200 पाउंड मिल जाते हैं, 150 पाउंड मिल जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो साला अंग्रेजों की टट्टी साफ करेंगे तब भी महीने के 3 लाख रुपए कमाएंगे। इसलिए मुल्क स्वर्ग है। उनकी स्वर्ग की परिभाषा ये है, मेरी स्वर्ग की परिभाषा कुछ अलग है। कि इतना सभ्य सुसंस्कृत समाज है, इतना अच्छा। आज एक और मेरी धर्मपत्नी जी कल जो है कल वापस चली गई। तो मैं उनसे पिछले 2-3 दिन से कह रहा था कि मैंने कहा भाई छोड़ ना टिकट एक्सटेंड करा ले। तो बोली नहीं, वो 100 बहाने थे उनके पास वापस जाने के। नहीं मेरे स्कूल में ये है, दुनिया भर के बहाने थे, या बहाने नहीं थे, जेन्युइन कारण थे। तो एक दिन मैंने चिढ़ के कहा कि मैंने कहा जाओ साले, तुमको भाई बदबू में वापस जाने का बहुत मन है। मैंने कहा जाओ साला, टट्टी की स्मेल यहाँ नहीं आ रही, तेरा तो मन ही नहीं लग रहा होगा। तो वो बता रही थी कि जैसे ही वो दिल्ली में उतरी हैं तो
ड्राइवर को उन्होंने कहा कि मुझे एक लू ब्रेक चाहिए। यहाँ का भी अपना अनुभव सुनाऊंगा बस का। हम फ्लिक्स बस में जा रहे थे, तो लू ब्रेक के लिए क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। तो वो पेप्सो रोडवेज की एसी सुपर लग्जरी कोच में एयरपोर्ट से जलंधर जा रही थी। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि भैया रोको मुझे। तो ड्राइवर को बड़ी तकलीफ हुई रोकने में, बड़ा मतलब परेशान था वो। अरे यार अब बस रोकनी पड़ेगी। खैर, एक टोल गेट पे, टोल बूथ पे आजकल सुविधा सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने बस रख दी। और मेरी पत्नी ने मुझे अभी फ़ोन करके बताया थोड़ी देर पहले कि इतनी भयानक बदबू थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। हम इतना इंग्लैंड घूमे, किसी वॉशरूम में, किसी पब्लिक प्लेस पे, बल्कि आई एम सॉरी टू से जितने भी रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स या सार्वजनिक स्टेशन, बस अड्डा के जो, ट्रेन के जो टॉयलेट्स थे वो घरों से ज्यादा साफ थे। हालांकि घरों के भी बहुत साफ थे, घर गंदे नहीं थे, घरों से वो लाख दर्जे साफ थे जो कि पब्लिक टॉयलेट्स थे। और तीसरी चीज, हम फ्लिक्स बस में जा रहे थे, तो मेरी पत्नी ने ड्राइवर को बोला कि आई वांट गो टू द लू। कहते, तो उस बस में दो ड्राइवर्स थे। हम जा रहे थे लंदन से ग्लासगो, 7-8 घंटे की जर्नी थी। पता नहीं क्यों उस बस में दो ड्राइवर थे, एक महिला थी, एक पुरुष था। पुरुष गाड़ी चला रहा था, महिला बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। और आई थिंक मैनचेस्टर या कहाँ से आगे, प्रेस्टन से आगे जाके मैनचेस्टर से फिर उस महिला ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी। आधे रास्ते उसने चलाई थी। तो वो महिला बगल में बैठी थी, उसने बोला नो 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 प्लीज डोंट वेट, प्लीज वेट। गाड़ी के अंदर ही एक कैबिन बना हुआ था, वो उसमें गई, उसने वहाँ पहले टॉयलेट्स रोल्स लेके गई और वो सफाई वाला सारा कुछ लेके गई, और उसने पूरा टॉयलेट क्लीन किया, वो फ्रेशनर मारा। उसके बाद आके मेरी वाइफ को बोली नाउ यू कैन गो। तो जब ये मेरी पत्नी गई और वापस आई, तो मैंने पूछा हाउ वाज द टॉयलेट। कहता है एक्सट्रीमली क्लीन, एकदम स्पिक एंड स्पैन, चमकता हुआ। मैंने कहा बदबू? कहता नहीं, बदबू का नामो निशान नहीं था। कुछ हमारी भी कुछ इंडियन बसेस में भी टॉयलेट्स हैं, इसी फ्लिक्स बस की ही बस में एक टॉयलेट मैंने देखा है, इतनी भयानक बदबू होती है ना कि आप सोच नहीं सकते। हमारी बसेस के या हमारी ट्रेनों के टॉयलेट। मेरी पत्नी ने तो खैर ट्रेन में यात्रा ही करना सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया कि एसी, फर्स्ट एसी तक का, सेकंड एसी का टॉयलेट भी भयानक बदबू वाला होता है। तो भैया मेरा मेरा जो पैमाना है ना किसी मुल्क को स्वर्ग बताने का, वो अलग है। और उसके पीछे मेरी भावना है कि हम अपने देश को इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, इतना सभ्य, इतना सुसंस्कृत, इतना धैर्यवान, इतना साफ सुथरा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? या हमारे देश की जनता कब इतनी देशभक्त होगी? वो किस दिन रियलाइज करोगे कि ये हमारा देश है, इसे गंदा नहीं करना है। एक कमेंट आया है मेरी मेरी जब वो मैंने बिना टिकट यात्रा वाला जो इंसिडेंट सुनाया था, तो उस पर मेरे एक दर्शक ने कमेंट किया है, बाबा जी ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी है। तो मैंने पूछा भैया ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी क्या होती है? मेरे लिए नया टर्म था। और हम लोग हैं लो ट्रस्ट सोसाइटी। तो मैंने यहाँ समझा, फिर मैंने यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी क्या होती है। हाई ट्रस्ट सोसाइटी होती है कि सामने वाले को हर हालत में सही समझना, उस पर शक नहीं करना। तो जब आप ये मान के चलते हैं कि नहीं सामने वाला ईमानदार ही है, सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा है, सामने वाला बेईमान नहीं है, सामने वाला चोर नहीं है, मेरे देश का नागरिक ईमानदार है। जब सरकार अपने नागरिक पे इतना भरोसा करती है, तो नागरिक भी अपनी सरकार पे इतना भरोसा करती है कि नहीं मेरी सरकार चोर नहीं है। इसको कहते हैं हाई ट्रस्ट सोसाइटी। तो ब्रिटेन इज अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली। हमारे देश के लोगों को भी, क्या हम कभी हाई ट्रस्ट सोसाइटी बन पाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।